यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो टॉपिक नंबर 6 आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली डेफिनेशन से बनते हैं। डेफिनेशन पूछ लेते हैं और फिर उसके ऑप्शंस में ज्यूरिस्ट के नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर थ्योरीज ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप में से भी, और एक दो केस लॉज भी हैं इसके इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है पोजेशन। पोजेशन को 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ बोला गया है आउट ऑफ 10, और ये प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है ऑनरशिप का। इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। वो सबसे पहले होम्स, उन्होंने बोला था कि पोजेशन इज़ अ कंसेप्शन विच इज़ ओनली लेस इंपॉर्टेंट देन कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड डेफिनेशन आती है मैने की। इन्होंने कहा था फिजिकल डिटेंशन coupled विद इंटेंशन टू होल्ड द थिंग एज वन इन वंस ओन। और थर्ड डेफिनेशन आती है पोजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट। ये तीनों डेफिनेशंस इसी तरीके से याद रखनी है, कोई भी एक कीवर्ड से याद रख सकते हैं। में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सैलमन की। सैलमन ने एक तो डेफिनेशन दी थी पोजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट। साथ ही में इन्होंने पोजेशन ऑफ फैक्ट और पोजेशन ऑफ लॉ में डिफरेंस भी बताया था। पोजेशन इन फैक्ट में बताया था कि पोजेशन इन फैक्ट का मतलब होता है जो फिजिकल रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ एक पर्सन का, वो तो पोजेशन ऑफ फैक्ट है। एंड पोजेशन इन लॉ को बताया था कि अगर उसी पोजेशन को लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसको हम पोजेशन इन लॉ बोलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि पोजेशन को पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ में किसने डिवाइड किया था। तो उनके जूरिस्ट का नाम आपको लिखना होगा, मतलब करेक्ट आंसर पे लगाना होगा। वो थे सैलमन। उसके बाद सेवेंगी ने भी थ्योरी दी थी पोजेशन की। उन्होंने 2 एलिमेंट्स बताए थे पोजेशन के, कॉर्पस पोजेशनस और एनिमस डोमिनी। कॉर्पस पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, और एनिमस डोमिनी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी मेंटल इंटेंशन होना कि किसी भी अदर पर्सन को हम अपने राइट में इंटरफेयर ना करने दें। तो ये दोनों ही जो एलिमेंट्स बताए थे ये भी याद रखने हैं, कॉर्पस पोजेशनस, एनिमस डोमिनी। इनके मीनिंग भी पूछे जाते हैं। और दूसरा ये दोनों किसने बताए थे, किसने दिए थे एलिमेंट्स, उसका नाम भी याद रखना है, सेविंगी ने। इसके बाद पोजेशन को एक्वायर करने के 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले बाय टेकिंग में ऑनर की कंसेंट नहीं ली जाती है। सेकंड है बाय डिलीवरी, मतलब जब ऑनर खुद से ही पोजेशन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। और थर्ड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके अंदर लीज, टेनेंसी, मॉर्गेज, बाय विल, जो भी एग्रीमेंट्स के थ्रू पोजेशन ट्रांसफ़र होती है वो आ जाता है। नेक्स्ट जो पोजेशन में कॉन्सेप्ट आता है वो आता है काइंड्स ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन के कुछ काइंड्स में है, उनको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन। जो मीडिएट पोजेशन होती है वो इनडायरेक्ट पोजेशन होती है, और इमीडिएट पोजेशन मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पोजेशन किसके पास होगी, जो उसका ऑनर है, जो मास्टर है, उसके पास मीडिएट पोजेशन होती है, जिसके पास ऑनरशिप के भी राइट्स होते हैं। और इनडायरेक्ट पोजेशन मतलब मीडिएट पोजेशन। तो यहाँ पर मीडिएट से याद रख सकते हैं, मीडिएटर होगा कोई। तो यहाँ पे सर्वेंट और ड्राइवर, इनके पास इमीडिएट पोजेशन होती है। जब जो ओनर या मास्टर होते हैं वो अपनी पोजेशन को कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं सर्वेंट या ड्राइवर को, तो वो मीडिएट पोजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ पोजेशन आती है कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजेशन। जो कॉर्पोरल पोजेशन होती है वो टेंजिबल थिंग्स पर होती है। टेंजिबल थिंग्स ऐसी जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, तो वो होती है कॉर्पोरल पोजेशन। ऐसी चीज़ों पर अगर पोजेशन है तो उसे कॉर्पोरल पोजेशन बोलेंगे। इनकॉर्पोरल पोजेशन होता है पेटेंट हो गया, लेटेंट एंड कॉपीराइट, गुडविल, जिनको हम टच या सी नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की किसी भी चीज़ पर पोजेशन है उन्हें इंटेंजिबल थिंग्स बोलते हैं, और उसको इनकॉर्पोरल पोजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो काइंड ऑफ पोजेशन आती है वो है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एंड एडवर्स पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में ऑब्जेक्ट को, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको डायरेक्ट डिलीवर की जगह उसकी कीज़ डिलीवर कर दी जाती हैं, जिसके उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारा पोजेशन आ जाता है। एक्चुअल में तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है, बट स्टिल हमारे पास उसका पोजेशन आ गया। जैसे कार की कीज़ हो गई, हाउस की कीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में आती हैं। एडवर्स पोजेशन में जब एक्चुअली में इन्जॉय करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो वो आ जाता है एडवर्स पोजेशन में। इसके बाद कुछ 3 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, और भी केसेस हैं, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं जो पोजेशन के अंदर हैं। जिसमें सबसे पहला केस आता है ब्रिज वर्सेस हॉक्सवर्थ। इस केस का ईयर है 1851। इस केस में क्या हुआ था, एक कस्टमर आया एक शॉप पर, और वो अपनी कोई बुक थी वो वहाँ पर भूल जाता है उस शॉप पर गलती से। एक दूसरा कस्टमर आता है उसी शॉप पर और उसको वो बुक मिल जाती है। और फिर वो क्या करता है, कस्टमर जो दूसरा जिसे वो बुक मिलती है वो बुक शॉपकीपर को दे देता है, इस इंटेंशन से
कि जब भी वो दोबारा से कस्टमर आएगा जिसकी ये बुक रह गई थी तो ये उसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि उस बुक का पोजेशन जब तक कि वो रियल ओनर के पास नहीं पहुँच जाती किसके पास होगा, कस्टमर जिसको वो बुक मिली थी या शॉपकीपर जिसने वो बुक अपने पास रखी थी रियल ओनर को देने के लिए। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि जो कस्टमर है जिसको वो बुक उस दुकान में मिली थी उसके पास पोजेशन होगा जब तक कि रियल ओनर नहीं मिल जाता, ना कि उस शॉपकीपर के पास। नेक्स्ट केस है साउथ स्टैफर्डशायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस शारमान। इसका ईयर है 1896 और इसको गोल्ड रिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्लेंटिफ की कंपनी होती है, उसके पास एक जगह होती है, वहाँ पर एक पोंड होता है और उस पोंड को साफ़ करने के लिए वो कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। तो जब वो उस पोंड को क्लीन कर रहे होते हैं उन्हें वहाँ पर एक कुछ गोल्डन रिंग्स मिलती है। और फिर यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो थे वो क्लीन कर रहे थे पोन को, उनकी पोजेशन होगी या फिर उस पर्सन की जिसका वो लैंड था जिस पर वो पोन बना हुआ था। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि जो प्लेंटिफ कंपनी है जिसकी वो जगह है वो इंटाइटल्ड होगा उन गोल्डन रिंग्स के लिए, ना कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको वो साफ़ करते वो रिंग्स मिली थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की थी। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है अरमोरे वर्सेस डेलामीरे 1722। ये भी एक पोजेशन का ही केस है। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर एक चिमनी होती है, उस चिमनी को क्लीन करने के लिए एक किसी पर्सन को बुलाया जाता है। उस चिमनी को क्लीन करने के लिए किसी को बुलाया जाता है और जब वो उस चिमनी को क्लीन कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे कुछ ज्वेलरी मिलती है। वो पर्सन क्या करता है, उस ज्वेलरी को लेकर के जाता है शॉप के पास ये जानने के लिए कि वो उस ज्वेलरी की कीमत क्या होगी। और जब वो उसको शॉपकीपर के पास लेकर के जाता है तो शॉपकीपर उसे देने से मना कर देता है ज्वेलरी, कि ये तुम्हारी ज्वेलरी नहीं है, तुम्हें तो बस ऐसे ही कहीं से मिल गई है। तो इस केस में फिर यही क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब इसका पोजेशन किसके पास होगा उस ज्वेलरी का। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो बॉय जो चिमनी को क्लीन कर रहा था उसके पास उसका पोजेशन होगा, क्योंकि जो उसका पोजेशन है वो एक बेटर क्लेम है सबके अगेंस्ट जब तक कि वो रियल ओनर नहीं मिल जाता, ना कि उस शॉपकीपर का। भले ही वो पर्सन रियल ओनर नहीं था लेकिन स्टिल उसके पास बाकी सब जितने भी और हैं उनसे बेटर क्लेम है। तो ये तीनों केसेस पोजेशन में आते हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं और फैक्ट्स तो वैसे नहीं पूछे जाते हैं इतने, बट ये पूछा जाता है कि केसेस के नाम दे देंगे और इसमें से पोजेशन का केस कौन सा था। इसके बाद पोजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 6 में ही, वो आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप एक एब्सोल्यूट राइट होता है प्रॉपर्टी पर और इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि सैलमन ने बोला था, जैसे ऑनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। ये डेफिनेशन भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सेकंड डेफिनेशन हॉलैंड ने दी थी। इन्होंने कहा कि ऑनरशिप इज़ अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट। ऑनरशिप का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्लीटली एकदम एब्सोल्युटली तरीके से कंट्रोल होना। ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। और थर्ड है ऑस्टिन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब ऑनरशिप का मतलब होता है कि तुम्हारे पास राइट है अगेंस्ट एवरीवन। और ऑस्टिन ने 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप बताए थे। सबसे पहले अगर किसी के पास ऑनरशिप है इसका मतलब वो उसका इंडेफिनिट यूज़र बन गया। सेकंड इज़ उसके पास उसको पावर ऑफ डिस्पोज करने की पावर आ गई। और थर्ड इज़ वो उसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है, जब तक वो चाहे जितने टाइम तक चाहे वो जो ओनर है जिसके पास ऑनरशिप राइट है वो उसे यूज़ कर सकता है। फिर राइट्स ऑफ ऑनरशिप में 3 राइट्स आते हैं, राइट टू पोजेस द थिंग, राइट टू इन्जॉय द थिंग और राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशंस और एलिमेंट्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ ऑनरशिप में सबसे पहले कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल ऑनरशिप आती है, जैसे हमने पोजेशन में पढ़ा था सेम उसी तरीके से है। कॉर्पोरल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप होना, इनकॉर्पोरल मतलब इनटेंजिबल थिंग्स जो कॉपीराइट थे, पेटेंट थे, उन पर ऑनरशिप राइट होना। सेकंड आता है टाइप सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल ओनरशिप जब किसी सिंगल पर्सन के पास कंप्लीट प्रॉपर्टी या थिंग की ओनरशिप होती है उसे सोल ओनरशिप बोलते हैं। और को ओनरशिप जब 2 या 3 लोगों के पास मिलकर के किसी चीज़ की ओनरशिप होती है तो उसे को ओनरशिप कहेंगे। जो थर्ड काइंड ऑफ ओनरशिप आती है वो है ट्रस्ट और बेनिफिशियरी। ट्रस्ट का मतलब है, ट्रस्ट ओनरशिप में आता है जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है, जैसे ट्रस्टी, तो उसकी जो ओनरशिप होगी वो उस प्रॉपर्टी पर उसे बोलेंगे ट्रस्ट ओनरशिप। और सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियरी ओनरशिप का भी। यहाँ पर भी एक पर्सन को बेनिफिशियरी राइट्स दे दिए जाते हैं प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट काइंड ऑफ ओनरशिप आती है लीगल ओनरशिप एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप आती है जब लॉ के थ्रू ओनरशिप क्रिएट की गई है, जैसे ट्रस्टी हो गया और रिसीवर हो गया, ये सब लीगल ओनरशिप में आएंगे। और इक्विटेबल ओनरशिप इक्विटी के बेस्ड पर क्रिएट की जाती है किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए, जैसे कि मेंटेनेंस के राइट्स हो गए, वो सारे राइट्स आएंगे। मेंटेनेंस हो गया या बेनिफिशियरी के राइट्स हो गए, जो भी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, वो इक्विटेबल ओनरशिप के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो काइंड ऑफ ओनरशिप है वो है वेस्टेड ओनरशिप और कॉन्टीजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी एकदम से ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र इमीडिएटली। बट कॉन्टीजेंट ओनरशिप एकदम से ट्रांसफ़र नहीं होती, जब एक इसमें कंडीशन ऐड करी जाती है। जब वो कंडीशन का फुलफिलमेंट होगा देन उसके बाद कॉन्टीजेंट ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो भी एक वेस्टेड ओनरशिप बन जाती है। तो ये सब टॉपिक्स थे जो इसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप और पोजेशन में इम्पॉर्टेंट थे।